नमस्कार। आइडिया फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति के पास नए आइडियाज़ आते रहते हैं, लेकिन उस आइडियाओं पर इम्प्लीमेंट करके जब कोई व्यक्ति सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ता है, तभी उस आइडिया को हम कह सकते हैं सफलतम आइडिया है। और आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ के बलबूते पर अपनी सक्सेस को बनाया है उन्होंने। और ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखने वाले, जो कह सकते हैं मध्यम परिवार से ताल्लुकात रखने वाले, और यहाँ सूरत जैसे महानगर में अपनी एक अलग पहचान बनाकर उन्होंने ये फील्ड में, एक डॉक्टर वाले फील्ड में पैसे से डॉक्टर होने के नाते भी समाज सेवा हो चाहे गांव की सेवा हो, हर क्षेत्र में वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं। निर्मल जी चौड़िया, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आप हमें ये बताइए कि आप मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान से कब आए थे और आपने यहाँ आने के बाद में एजुकेशन वगैरह कहाँ पे की थी? नमस्कार। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ और 1970 में मैं सूरत में आया था। सुजानगढ़ में ओसवाल विद्यालय में मैंने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की और कॉमर्स मेरे सब्जेक्ट थे। वहाँ से मैं छुट्टियों में सूरत आया था क्योंकि मेरे पिताजी 1966 में सूरत आ गए थे और उन्होंने सूरत में एक रिबिन का व्यापार शुरू किया था। हालांकि उस समय मेरी सूरत में रहकर पढ़ने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं राजस्थान से कॉमर्स फैकल्टी में मैंने 10th पास किया था, तो मैं कलकत्ता में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था। लेकिन उस समय कलकत्ते में नक्सलाइट्स का बड़ा जोर था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, अभी तुमको कलकत्ते में जाके पढ़ाई नहीं करनी है, तुम वापस सुजानगढ़ चले जाओ और वहाँ जाके कॉलेज से तुम पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद में फिर आगे तुम पढ़ाई करना। लेकिन मेरी वापस वहाँ जाके पढ़ने की इच्छा नहीं थी, तो मैं चाहता था कि मैं कोई बड़े सेंटर में जाके पढ़ाई करूं। तो मैंने पिताजी को कहा कि मैं तो वापस सुजानगढ़ जाके पढ़ाई नहीं करूंगा, आप यदि मेरी सूरत में कोई पढ़ाई की व्यवस्था करवा दें। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ मैट्रिक पास करके आया था और गुजरात में उस समय 11th स्टैंडर्ड को मैट्रिक माना जाता था, जिसको कहते हैं ओल्ड एसएससी। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल मेरी पूरी हो चुकी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन नहीं दिया। बोले इनको पहले 11th पास करेंगे तो ही हम आपको प्री कॉमर्स में एडमिशन देंगे, और यहाँ कॉलेज भी सब स्टार्ट हो चुके थे। तो मेरा 1 साल बिगड़ रहा था, तो मैंने पिताजी को कहा कि मुझे किसी भी स्कूल में आप एडमिशन सूरत में दिलवा दें तो मैं 1 साल यहीं पढ़ाई कर लूँ। लेकिन सब स्कूलों ने भी ना कह दिया। बोले ये मैट्रिक करके आया है, कॉमर्स सब्जेक्ट से आया है, और हमारे यहाँ तो कॉमन स्ट्रीम है जिसमें साइंस सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो ये लड़का तो हमारे यहाँ चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक विद्या भारती हिंदी विद्यालय सूरत में जो है वो नया नया ही शुरू हुआ था, और उसका मैट्रिक का पहला बैच ही था 1970 का। तो मेरे पिताजी जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा नहीं, ये लड़का तो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब साइंस सब्जेक्ट हैं और ये साइंस सब्जेक्ट कर नहीं पाएगा, हमारा रिजल्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो मुझे रोना आ गया, मैं रोने लगा। तो 2 टीचर थे, वो आए पास में, बोले क्या हुआ? पिताजी ने कहा इसको पढ़ना है, कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो आगे जाके प्रिंसिपल को वापस मिले तो उन्होंने कहा कि लड़के से एक बार राइटिंग में आप साइन करवा लीजिए, इसके पेरेंट्स से ले लीजिए कि यदि कॉप अप नहीं कर पाया तो हम इसको बोर्ड में एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो मैंने और मेरे पिताजी ने एक अंडरटेकिंग दे दी। मैंने पढ़ाई शुरू की, काफ़ी हार्ड लग रहा था। पहली टेस्ट में मैं फ़ेल भी हुआ, लेकिन प्रीलिम आते आते मैंने थोड़ा पिकअप कर लिया और मैंने गुजरात बोर्ड की एसएससी एग्ज़ाम दी, जिसमें मैं क्लियर 63% मार्क्स से पास हो गया। तो यहाँ पे एसएससी के बाद में आपकी स्ट्रीम चेंज होती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। तो हुआ ये कि जब मैं राजस्थान में पढ़ रहा था तो 7वीं कक्षा में आते आते मुझे ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे दादा दादी काफ़ी बीमार रहते थे और उस समय हम राजस्थान में जो वैद्य जी होते थे उनको बुला के लाते थे हम घर में। तो वो टांगे में आते थे, हम उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा बनना है। उस समय ये तो मालूम नहीं था कि इसको डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वो दवाई देते हैं, पुड़िया देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेरे दादाजी, क्योंकि मैं जैन परिवार से हूँ, और मेरे दादाजी ने ना बोल दिया, बोले नहीं, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, यानी साइंस में नहीं जाना है, वहाँ मेंढक को काटना पड़ता है
तो तुम बाकी सब जो कॉमर्स में पढ़ाई करते तुम भी कॉमर्स में पढ़ाई करो। मेरे पिताजी ने कहा दादाजी जो बोलते हैं वही करो। तो हालांकि मेरी इच्छा जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तभी डॉक्टर बनने की थी, साइंस में जाने की थी, लेकिन परिवार ने जब अलाउ नहीं किया तो मैं कॉमर्स में मैट्रिक में कर लिया। तब तक मैं मन बना चुका था कोई बात नहीं मैं सीए कर लूँगा। लेकिन समय कुछ ऐसा पलटा हुआ कि जब सूरत में पढ़ाई कर ली और मैं जब एसएससी पास हो गया तो मुझे लगा अब तो मैं साइंस में जा सकता हूँ। तो फिर मैंने सूरत के कॉलेज में पीटी साइंस कॉलेज है जिसमें प्री साइंस में एडमिशन ले लिया और मेरी पूरी पढ़ाई हुई। तो प्री साइंस में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, यूनिवर्सिटी में 11वां नंबर था, इसलिए मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इस प्रकार से मेरी सूरत मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हुई और मैंने एमबीबीएस में मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद में मैं बच्चों का डॉक्टर बना। एमडी पीडियाट्रिक भी मैंने सूरत से 1981 में पास किया। तो इस प्रकार राजस्थान से आकर मैंने यहाँ भी पूरी पढ़ाई एमबीबीएस और एमडी की और उसके बाद में अपना कार्य क्षेत्र भी मैंने सूरत को ही बनाया। लेकिन जो कहते हैं भाई एक सामाजिक तौर पे जो हमारे परिवारों का ताना बाना होता है भी आपको इस क्षेत्र के अंदर जाना है, यानी हमारे कैरियर का डिसाइड भी हमारे परिजन करते हैं कि भाई आपको किस क्षेत्र के अंदर जाना है। तो कहीं इस अदरजुल के अंदर आपको लगा कुछ समय ऐसा खराब हुआ जो हमें नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा था कि उस समय, आज भी मैं तो यही मानता हूँ कि देखो माता पिता का तो हम ऋण कभी चुका नहीं सकते, हमारे परिवार वालों का, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज सोचने भी लग गए कि बच्चे की क्या इच्छा है, उस प्रकार से अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, संभावनाएं भी ज़्यादा है। उस समय इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी और शायद बुजुर्ग लोग इतना समझते भी नहीं थे। अब एक मान्यता थी भी जैन लोग हैं तो हम मेंढक नहीं काट सकते तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन किसी का भविष्य कैसे रुक जाता है। तो कभी कभी ये होता है। हालांकि मैंने उस चीज़ को स्वीकार किया, मैंने उस चीज़ का कोई विरोध नहीं किया और मान भी लिया चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में, यदि आप दिल से चाहते हो कि आप कुछ बनना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो प्रकृति भी आपका साथ देती है और परिस्थितियाँ वापस बदलती है और आपकी फेवर में आ जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ। आपने कहा परिस्थितियाँ वापस बदल जाती है और फेवर में आ जाती है, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है वे चुनौतियाँ जो आपके जीवन में होती है भी। आपको अगर पारिवारिक तौर पे एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी कि भी आपको किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, फिर दूसरा आपके मन में था डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो भी शायद उतना आपको टेक्नोलॉजी नहीं थी तो माध्यम से ज्ञान भी नहीं था। तो कहीं आपको लगता है जो आपके विद्यार्थी जीवन से जो चुनौतियाँ शुरू हुई थी उनकी दस्तक लगातार जीवन में बनती रही? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा आई है और मुझे लगता है कि सफलता की परिभाषा आप कोई भी ले लो, लेकिन सफल व्यक्ति के जीवन में बिना चुनौतियाँ के कोई व्यक्ति सफल नहीं होता। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे किसी जॉब में हो, यदि उसने अपने क्षेत्र में कुछ नाम किया है या सफलता हासिल की है तो उसने बहुत सी चुनौतियाँ भी देखी है और उसने बहुत से फेलियर भी देखे हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए एक मैंने बताया कि मेरे लिए रास्ता आसान हो गया कि मैंने 11th में एडमिशन लिया, मैं पास हो गया, साइंस सब्जेक्ट मुझे मिल गया। मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी, मैं एक हिंदी भाषी था और यहाँ गुजराती मीडियम में मुझे कैसे पढ़ाई करना। तो जब मैंने 11th पास किया और मैं कॉलेज में गया तो किसी भी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम की कोई क्लास नहीं होती थी। मैंने अहमदाबाद में जाके एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ रह के पढ़ाई करना सबसे बड़ी चुनौती था। वापस मैं सूरत आया और सूरत में आके मैंने गुजराती मीडियम के कॉलेज में पढ़ाई की। गुजराती मेरी भाषा नहीं थी, गुजराती मैं जानता नहीं था, गुजराती विषय मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने जब एडमिशन लिया तो मुझे ये कहा गया कि आप इंग्लिश में तैयारी करके परीक्षा दे सकते हो। 3 महीने तक मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज में गुजराती लेक्चर सुने, मैंने गुजराती की किताबें भी ली और इंग्लिश मीडियम की किताबें भी ली। 3 महीने तक मैं कॉलेज में गुजराती सुनता था, रात को घर पे इंग्लिश में पढ़ता था। 3 महीने बाद में लगा कि 2 भाषा के साथ तो मैं कभी भी मेरे लक्ष्य को नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने इंग्लिश की किताबें ऊपर रख दी और सिर्फ गुजराती में पढ़ाई करके मैंने प्री साइंस की एग्ज़ाम दी और यूनिवर्सिटी में मेरा 11वां नंबर था। तो कभी कभी चुनौतियाँ आपके सामने आएगी, लेकिन यदि आपका गोल, आपका लक्ष्य यदि क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है, उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े यदि आप अच्छे ढंग से करते हो तो सफलता ज़रूर मिलती है और मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि केवल सफलता केवल चुनौतियों से या
इनसे नहीं भरा जाता, आदमी को फाइनेंशियल तौर पे भी कुछ करने के लिए चाहिए, ज़रूरत होती है। तो लेकिन जब आपकी स्थिति यहाँ पे जो थी उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल स्थितियाँ थी उस हिसाब से आप डॉक्टर बन सकते हैं? कहते हैं डॉक्टर के अंदर बहुत पैसा लगता है डिग्री लेने के अंदर, कहीं ये भी चुनौती आपके सामने थी फाइनेंस की भी? देखिए, फाइनेंस की चुनौती बहुत बड़ी थी। मेरे पिताजी जब 1966 में यहाँ सूरत आए, उसके पहले वो कलकत्ता में जॉब करते थे, नौकरी करते थे, और उनका पे था 150 रुपया महीना। और मेरे दूसरे चाचा जी सूरत में सर्विस करते थे, उनका पे था 250 रुपया महीने। और मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी की जो महीने की 400 रुपये की इनकम होती थी, उसमें हमारे सुजानगढ़ का घर चलता था। मेरे दादाजी दादी जी, परिवार में जॉइंट फैमिली, तो ये होता था, ये 400 रुपये तो 20-21 तारीख को आते आते ख़त्म हो जाते थे। और हमेशा वहाँ कर्जा ही रहता था कि हमें किराना का पैसा चुकाना है, बाकी और सब का चुकाना है। तो ये मैंने कठिनाई शुरू से देखी थी कि घर की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं थी। जब सूरत में मेरे पिताजी ने बिज़नेस किया तो उनके पास सिर्फ 5,000 रुपये की मूड़ी थी। और हमारे सुजानगढ़ के ही एक व्यक्ति जो बांग्लादेश में काम करते थे, लेकिन क्योंकि वो वहाँ से पाकिस्तान छोड़ के उनको आना पड़ा, तो उन्होंने पिताजी को पूछा कि क्या आप हमारे साथ बिज़नेस करोगे? तो मेरे पिताजी ने कहा, भाई मैंने तो नौकरी की, आज तक बिज़नेस कभी किया नहीं, लेकिन ठीक है, यदि आप पैसा लगा रहे हो तो मेरे पास जो नॉलेज है, हम चलो साथ में काम करते हैं। ऐसे करके 4 पार्टनर मिलके, 2 पार्टनर सूरत और 2 पार्टनर कलकत्ता, ऐसे रिबिन का काम शुरू किया। जो स्त्रियों के सिर में रिबिन, चोटी में जो रिबिन लगता है, वो सूरत में उस समय रिबिन और जरी, ये 2 व्यवसाय मुख्य व्यवसाय थे। तो रिबिन का काम शुरू किया। अब उस काम में ऐसा था कि जो भी करते थे, बाहर से पूरे राजस्थान, MP, महाराष्ट्र घूम के ऑर्डर लाना, माल को सप्लाई करना, उसका पैसा कलेक्ट करना। तो ये सिर्फ घर का खर्चा चला पा रहा था, कोई ऐसा पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, सिर्फ घर का खर्चा निकल जाता था। लेकिन पिताजी को ये था कि लड़का होशियार है, पढ़ाई करेगा, आज नहीं तो हमारे परिवार का भविष्य बन जाएगा। तो उन्होंने भी ये कहा कि बेटा तुम जब तक पढ़ सकते हो पूरी पढ़ाई करो, घर की चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। लेकिन उनको भी 2 बार हार्ट अटैक हो गया था, बिज़नेस की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, काफ़ी देवादारी बढ़ गई थी, यानी हमें काफ़ी गांव का पैसा चुकाना भी था। लेकिन यही था कि नियति अच्छी थी कि पूरा पैसा हम चुकाएंगे, उस हिसाब से गांव का पैसा भी हम चुकाते रहे। लेकिन जैसे आपने कहा चैलेंज, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, सिर्फ 2 कमरे के मकान में हमारा पूरा परिवार रहता था, मैं, मेरा एक छोटा भाई, 2 बहनें। तो यहाँ सूरत में ओटले वाले मकान होते थे। ओटले यानी घर के बाहर आपका एक चबूतरा होता है। तो मैंने MBBS तक उस चबूतरे पे बैठ के, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ट्यूबलाइट होती है उसके नीचे बैठ के मैंने पढ़ाई की है। यानी घर में को इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी नहीं लगे, वो बचाने की कोशिश की। तो ऐसी परिस्थितियों से गुजरे तो समझ में आता है कि आदमी यदि कुछ करना चाहे या कुछ बनना चाहे तो चुनौतियाँ जितनी आएगी उतना ही आप मजबूत होकर बाहर निकलोगे। ये जो चैलेंजेज आई उसने ही मुझे बनाया कि मैंने समझ में आया कि पैसे की कीमत क्या होती है, क्या करना चाहिए। अब जैसे जैसे पढ़ाई करते गए हमने देखा कि कैसी हालत होती है। यदि आपके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आपको हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो कैसे इलाज होगा। तो ये चीज़ समझ में आती है। तो आज क्या होता है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि कोई आर्थिक स्थिति से कमज़ोर कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई बच्चा मेरे पास लेके आ रहा है, तो जहाँ तक संभव हो मैं उसको पूरी मदद करके उसका इलाज करूँ। तो चुनौतियाँ के बिना तो सफलता होती नहीं है। तो फिर आप जब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तब चुनौतियाँ होती है। पेशेंट आपके पास आता है, स्टाफ आपके पास नहीं होता है, स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन चुनौतियों को चुनौतियों की तरह नहीं देखा, चुनौतियों को इस तरह से देखा कि मुझे कुछ सिखा रही है। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू विद ईच एंड एवरी चैलेंज विच आई एम फेसिंग। तो उसके कारण जो आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, जिस मुकाम पे, या जो भी सफलता मैंने हासिल की है, वो इन चैलेंजेस के कारण और हार्डवर्क के कारण हुआ है। लेकिन इसके साथ एक चैलेंज और आता है, जब आपने डॉक्टरी कर ली, डॉक्टर करने के बाद आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए या हमें या कहीं जॉब करनी चाहिए। तो इस सवाल के साथ जब आप आगे बढ़े तो आपने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया? कैसे आपने एक निर्मल हॉस्पिटल की स्थापना की? उससे पहले क्या आप करते थे यहाँ पे? देखिए, जब मैं MD कर रहा था, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने
एमडी पीडियाट्रिक्स किया है। उस समय सूरत में भी जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो थी वो इतनी नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, बाकी 2 या 3 ट्रस्ट के हॉस्पिटल चलते थे। हमारे डॉक्टर्स भी बहुत कम थे। जैसे मैं सूरत में जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन के पास हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 8 चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, महावीर हॉस्पिटल, वहाँ पे मुझे बाल रोग विशेषज्ञ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में सर्विस मिल गई। प्राइवेट करने का तो न पैसा पास में था और यही था कि पहले हम 3-4 साल काम करेंगे, उसके बाद में करेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। गुजरात में प्राइवेट प्रैक्टिस काफ़ी डॉक्टर करना पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, लेकिन उस समय न तो मेरे पास ऐसा फंड था, न घर की परिस्थिति थी कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकूं। तो मैंने महावीर हॉस्पिटल, एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, 100 बेड का जो हॉस्पिटल था, उसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट में सर्विस स्टार्ट की। लेकिन 1.5 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ, मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि हम जितने भी फुल टाइम डॉक्टर्स हैं उनको सर्विस से टर्मिनेट कर दें और उनको ऑनररी विजिटिंग के रूप में रखें। घर का खर्चा देखते हुए मैंने एक जगह किराए पे रखी हुई थी जिसमें मैं हॉस्पिटल स्टार्ट करूं। तो मैंने 9 बेड का एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल 15 मई 1983 को स्टार्ट किया। आज हमारा जो हॉस्पिटल जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये 120 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाते बढ़ाते 9 बेड से 30 बेड, 30 से 60 बेड, 60 से 100 बेड, अब 120 बेड, ऐसे हमने इसको मल्टी स्पेशलिटी में कन्वर्ट किया। तो ये जो जर्नी 1983 से लेके आज तक की जो जर्नी हुई है वो काफ़ी चैलेंजेस वाली जर्नी थी, काफ़ी कष्टदायी जर्नी थी। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो हम सिर्फ 3 लोग थे जिनसे मिलकर हॉस्पिटल स्टार्ट किया। आज 450 लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, अभी धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई और चुनौतियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़े, लेकिन समय के साथ जब आपको ने देखा भी, एक समय ऐसा भी आया जब कोरोना काल आया, तब डॉक्टरों की काफ़ी ज़रूरत थी। लोगों के पास एक सही गाइडलाइन वाला डॉक्टर बहुत ज़रूरी था। हर व्यक्ति को एक सही गाइडलाइन दे, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, हर स्वास्थ्य का जो पॉइंट होता है उसके ऊपर एक डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी थी उस समय। तो उस काल को भी आपने इस यहाँ सूरत के अंदर देखा और भयंकर त्रासदी को भी आपने देखा। तो उससे चुनौतियों से आपने कैसे यहाँ पे सूरत वालों को उबारा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे सूरत में आए 50 साल से ज़्यादा हो गए और सूरत शहर ने अपने आप में बहुत सारी चुनौतियाँ देखी है। 92 के राइट्स हुए, 2006 का 94 का प्लेग हुआ, 2006 में बाढ़ आई, बीच में 2-3 बार बाढ़ आ गई थी। तो ये सब जो प्राकृतिक जो यहाँ पे तकलीफ़ें आई, और कुछ ऐसा रहा कि मैं पहले से ही था कि मुझे सिर्फ न डॉक्टर के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, सामाजिक क्षेत्र में भी मुझे योगदान देना है। तो मेडिकल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब रह चुका हूँ। सूरत के जितने मेडिकल एसोसिएशन हैं उनका मैं प्रेसिडेंट भी रहा, सेक्रेटरी भी रहा। गुजरात IAP स्टेट ब्रांच का मैं प्रेसिडेंट रहा। इंडिया में नेशनल पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर जो हमारा एक एसोसिएशन है, उसका भी मैं नेशनल प्रेसिडेंट बना। तो हमेशा ये रही कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो राइट्स के टाइम में भी हमने पूरा कंट्रीब्यूशन किया। 2006 का फ्लड था, उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। 94 के प्लेग में जब सूरत से 80% डॉक्टर सूरत शहर छोड़ के भाग गए थे, सूरत शहर लगभग खाली हो चुका था, लोग बाहर जा चुके थे, और मुझे राजस्थान से, कलकत्ता से, दिल्ली से सब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे कि आप भी परिवार के साथ छोड़ के आ जाओ। मैंने कहा नहीं, ये चुनौती है, जब डॉक्टर को रहना ज़रूरी है, मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकता, भले ही प्लेग हो चाहे कुछ हो। तो उस समय भी हमने पूरा काम किया, सामाजिक काम किया, लोग जागृति लाने का काम किया। तो ये अभी इस बार जब कोरोना हुआ तो उस समय यहाँ पे एक कोरोना एक्शन कमेटी बनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, जिसका मैं 2 साल चेयरमैन रहा। ये कमेटी डॉक्टर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जो लाइजनिंग करके पूरा काम किया। तो सूरत ही एक ऐसा शहर है जहाँ किसी डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक बंद नहीं की। पहले दिन से सब डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक चालू रखी, सब हॉस्पिटल चालू रहे। जहाँ तक हो सके हमने पूरा का पूरा कोऑपरेट करके किसी भी पेशेंट को तकलीफ़ नहीं पड़े, पूरी कोशिश की। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो इतना बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था, खास करके जो सेकंड वेव थी, उस समय हालत पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा क्या ख़राब हालत हुई। फिर भी सूरत में जहाँ तक हो सका
पूरी की पूरी हमने कोशिश की कि पेशेंट को कम से कम तकलीफ पड़े, उनकी दवाइयों की उपलब्धियाँ करवाना, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। ये हमारा जो मेडिकल फील्ड का पूरा कोऑर्डिनेशन था, उसके एज एक्शन कमेटी चेयरमैन मेरी जिम्मेदारी थी। स्टाफ को ट्रेन करना, नर्सिस को ट्रेन करना, ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें की। और मुझे लगता है कि भगवान का साथ रहा कि हम इस चीज़ को, चैलेंज को अच्छे ढंग से काम पार कर सकें। चैलेंज तो कहते हैं जीवन में हमेशा रहता है, लेकिन चैलेंज के साथ ही आपने जैसे बताया मेडिकल की सारी जो संस्थाएं उनसे आप जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही कुछ सामाजिक संस्थाओं में भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो उनमें कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं जो समाज की हो चाहे धार्मिक संस्थाएं, उनमें आप जुड़े हुए हैं? देखिए, लगभग तो इस क्षेत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं मेन मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान परिषद जो है हमारी, उसका मैं मेंबर, फाउंडर मेंबर हूँ। यहाँ एक हिंदी साहित्य सभा है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। यहाँ पे हमारी जो पहले रेलवे कमेटी था, उसका भी मैं मेंबर रहा। तो बहुत सारी कमेटियों से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग सभी मुख्य मुख्य सामाजिक संस्थाओं से किसी भी न किसी रूप में मैं जुड़ा रहा। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि सूरत क्षेत्र में और साउथ गुजरात में मैं जो भी उपलब्धियां मैंने हासिल की वो कैसे मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और मेरा मोटिवेशनल स्पीकर में काफ़ी लेक्चर हर अलग अलग विषयों पे हुआ, जैसे फैमिली हैप्पीनेस कैसे होता है, पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हो। इसका बहुत सारे टॉपिक में मैंने बहुत सारे व्याख्यान, लेक्चर भी दिए हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आए। मुझे तो लोग सूरत में जो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह ही मानते हैं कि डॉक्टर निर्मल चौड़िया एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं, रादर देन सेइंग आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई ओनली फील आई एम इंस्पायर्ड बाय समवन। मैं भी किसी से प्रभावित हुआ, किसी से इंस्पायर्ड हुआ, मुझे लगा कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझसे प्रभावित होकर कुछ समाज का काम करें। क्योंकि मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि हम सब इस पृथ्वी पे एक पर्पज से आए, और वो पर्पज है सेवा। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में सेवा कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब सहयोग सबका मिलता है तभी जाके वो अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार काम कर सकता है। आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल। कितने लोगों ने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, जिसके कारण मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ पहुँचा हूँ। तो हम सब का ये कर्तव्य भी है कि हम भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, ताकि सोसाइटी में हर व्यक्ति को एक सुख की अनुभूति हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। सुख कैसे मिलेगा? जब रिश्ते अच्छे होंगे, जब कोई एक दूसरे की केयर करेंगे, देन वी विल बिकम हैप्पी। लेकिन जो आपने फैमिली की बात की अभी, तो फैमिली के अंदर एक चीज़ होती है समय। आप डॉक्टर हैं जैसे, तो लगता है कि 24/7 आपका एक अलर्ट मोड रहता है। दूसरे आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हो, जैसे आपने कहा मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर आप जाते रहते हैं। तो कहीं फैमिली जो आपकी एक कह सकते हैं उस समय डॉक्टरी वाला वातावरण भी उस फैमिली का नहीं था, तो कहीं पत्नी से या बच्चों से कहीं ये भी शिकायत देती है कि आप ज़्यादा समय दूसरों को मोटिवेट करने में लगाते हो जाए कि परिवार को? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सफल व्यक्ति के पीछे उसका परिवार ही होता है। वो परिवार इतना सेक्रीफाइस देता है तभी व्यक्ति ऊपर जाता है। तो मेरे परिवार ने भी, चाहे मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्होंने भी सेक्रीफाइस दिया अपने समय का। मैं सुबह 7 बजे उठ के निकलता था हॉस्पिटल चलाने, रात को 12-1 बजे घर आता था, लेकिन कभी वो शिकायत नहीं करते थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीच बीच में मैं उनको कहता था कि यदि आपको कोई तकलीफ़ है तो मुझे बताओ, मैं अपना थोड़ा समय चेंज करूँगा। मेरे बच्चे भी बोलते थे, नहीं पापा, आप समाज के लिए काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, हम इससे प्रेरित होते हैं, आप अपना काम चालू रखो। जैसे मैं आपको प्लेग में बताऊँ, 94 में जो प्लेग आया था, उस समय मेरा एक बेटा जो है बड़ा, जो आज खुद डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो 9 साल का था, और मेरी बेटी 5 साल की थी। हम लोग साइकिल पे जाते थे और पैम्पलेट बांटते थे। तो क्या होता है कि आपके बच्चे भी आपको देख के इंस्पायर होते हैं। यदि आप समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आप परिवार के लिए अच्छा काम करते हो, तो आपका परिवार भी मोटिवेट होता है और आपको सहयोग देता है। हाँ, दिक्कत एक जगह आती है कि हम कोई कमिटमेंट कर लेते हैं परिवार से, भी आप आपको होटल में खाना खिलाने ले जाएंगे, या आज आपको वहाँ घूमने चलेंगे हम सब साथ में, और उस समय कुछ ऐसी तेजी हो जाए हम नहीं जा पाए, तो उस समय जो परिवार की जो पत्नी का गुस्सा होता है या बच्चों का गुस्सा, वो भी देखने को कभी मिला आपको?
देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये लगभग मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन होता होगा। मेरे साथ नहीं हुआ ये, मैं शायद बहुत भाग्यशाली हूँ उस चीज़ में। लेकिन मैंने एक बात देखी अच्छी तरह से, यदि आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका मोटिव अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो और परिवार वालों को अलाइन करके, हाँ, उनको समझा के, वो भी समझते हैं बात, ऐसा नहीं समझते हैं। आपने तो ये कहा कि जब जाने का निश्चित किया, किसी कारण से लास्ट मोमेंट में नहीं गए। मेरे साथ तो शुरू में ऐसा हुआ पहले 10 साल कि मैं मूवी में जाता था तो मूवी के बीच में कॉल आता था कि पेशेंट सीरियस आ गया है और छोड़ के निकलना पड़ेगा। 10 मूवी देखने का तो 8 में मैं बीच में छोड़ के आया कि मुझे इमरजेंसी में अटेंड करने जाना है। तो ये परिस्थितियाँ रहती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके परिवार, यदि आप उनको किस ढंग से बात करते हो वो भी समझते हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि यू शुड नेवर टेक इट ग्रांटेड रिलेशनशिप। संबंधों को कभी टेकन ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि भाई हाँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरी तो इमरजेंसी है, मैं चाहे कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली यदि आप काम कर रहे हो तो आपके परिवार भी समझते हैं। इट शुड नॉट बिकम ए एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ नहीं बनना चाहिए, भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ज़रूरत है परिवार को तो परिवार को समय दीजिए, ज़रूरत है समाज को तो समाज को समय दीजिए, ज़रूरत है देश को तो देश को समय दीजिए। प्रायोरिटीज़ हमें खुद को चूज़ करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी की है। तो मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर्स की टीम क्रिएट कर ली। मेरे पास अभी इतने सारे डॉक्टर हैं कि एक टीम क्रिएट हो गई। तो हो सकता है मैं हर बार मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे डॉक्टर हैं जो सर्विस दे रहे हैं। तो कभी कभी आपको अपने कार्य पद्धति को भी इस ढंग से सुचारू रूप से बनाना चाहिए कि समाज को जो चाहिए वो मिले और आपको भी अपना आराम मिले। लेकिन कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी डॉक्टरों का जो एक प्रोफेशनली जो बिजनेस हुआ है शुरू, उससे काफ़ी लोगों को ये लगता है डॉक्टर के पास जाने का मतलब 2-5 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। जो जाँचें होती है वो जो पहले जो डॉक्टर होते थे वो पहले प्रायोरिटी में गोली दे देते थे, आजकल वो होता है कि पहले प्रायोरिटी में आप जाँच लिखते हैं। तो कहीं आपको लगता है डॉक्टर के पैसे के साथ कुछ लोग खिलवाड़ करें जो सेवा को भी एक बिजनेस के रूप में देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं, इसको अलग ढंग से देखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं थी और आज जो सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया है। पहले ये था, मैं हमेशा मेरे लेक्चर में कहता हूँ कि हमारे गले में स्टेथोस्कोप होता था, हाथ में एक टॉर्च रहती थी और एक वो देखने के लिए हैमर होता था जिसको हम हथौड़ी बोलते हैं। इन 3 चीज़ों में हमारा काम चल जाता था। हम डायग्नोसिस करते थे इसको क्या बीमारी क्या नहीं। आज तो हम सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन वहाँ तक पहुँच गए। इसलिए क्या हो गया कि पहली बात है, यदि इंडिविजुअली यदि हम कोई पेशेंट को देखते हैं तो नए पेशेंट चाहता है कि हम कोई चीज़ मिस कर जाएं, और न एज ए डॉक्टर मैं चाहता हूं कि मैं कोई चीज़ मिस करूं। यानी आज सुविधा जो अमेरिका में पेशेंट को उपलब्ध है वो आज हमारे यहाँ भी सबको उपलब्ध है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले। अब बेस्ट से बेस्ट सुविधा लेने के लिए आपकी हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। आज मशीनें इतनी कॉस्टली हो गई है। अच्छा, हम अब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। कोरोना के बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं, और हेल्थ क्षेत्र में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कोरोना में क्या हुआ। N95 मास्क, हमारे पास N95 मास्क नहीं थे, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। हमने मास्क खरीदे 265 रुपये में एक मास्क। जब बाद में हम आत्मनिर्भर बने, हमारे यहाँ सूरत में टेक्सटाइल की मशीन है, सब कन्वर्ट हो गई 95 मास्क बनाने में, 2.5 रुपये में मास्क मिलने लग गया। आज मेडिकल के जितने भी साधन हैं, ज़्यादातर साधन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट। और हर नई साधन आता है 3 साल बाद में अपग्रेड हो जाता है, जनरेशन चेंज हो जाता है। अब वही सोनोग्राफी मशीन आज आपने खरीदी 10 लाख की, 5 साल बाद में वो बेकार हो जाती है, आपको नई मशीन लेनी पड़ती है, वो 35 लाख की हो जाती है। तो आपकी कॉस्ट जो है टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट में बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण हेल्थ बहुत कॉस्टली हो गया है। अभी गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही है, ये रियल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि हम उसको अच्छी तरह से, जो गरीब लोग हैं या जो नहीं पहुंच सकते उनको सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल भी अब देने लग गई है, क्योंकि 80% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो आपकी बात सही है कि ये इसलिए फील हो रहा है कि लोगों को ये लगता था कि आज 20 साल पहले हमारा इलाज तो 10 रुपये में हो जाता था, आज उसी इलाज के लिए हमें 2,000 रुपया देना पड़ता है। तो क्या होता है, सब चीज़ें आज चाहे एजुकेशन की कॉस्ट गिनो आप,
आज एक डॉक्टर बनाते हैं, आज हमारी सरकारी कॉलेजें भी है, प्राइवेट कॉलेजें भी कितनी हैं, आज सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजें हो गई। आज एक डॉक्टर यदि पढ़ाई कर रहा है जिसका लगभग 1 करोड़ का खर्चा हो जाता है आज एक पीजी करने में, तो उसका जो खर्चा मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ यदि कोई व्यक्ति एक इन्वेस्टमेंट करके खर्चा करेगा, वो आके अपना प्राइवेट स्टार्ट करेगा, वो अपना ज़मीन लेगा या मकान बनाएगा, आज उसको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, उसको स्टाफ का खर्चा, जब इतना खर्चा लगेगा तो नेचुरली वो कॉस्ट बढ़ेगी। इसलिए क्या होती है, कुछ गलतफहमियाँ ये हो जाती है कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर लूट रहे हैं या वो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि 100% जो हो रहा है सही हो रहा है। बहुत से क्षेत्र होंगे जहाँ कहीं न कहीं कुछ गैररीतियाँ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ व्यक्ति विश्वास से आता है, और कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं उसका विश्वास टूट रहा है कि डॉक्टर उसको गलत ट्रीटमेंट दे रहा है या ज़बरदस्त को एडमिट कर रहा है या बिना मतलब के टेस्ट करवा रहा है। यदि कोई भी इस चीज़ को कर रहा है तो वो सही नहीं है, वो गलत है। तो मेरा ये मानना है, फिर भी मैं मानता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स है वो एक अच्छा काम कर रही है। हाँ, हमारी जो 40 से 50% पॉपुलेशन जो आज की कॉस्ट है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हमें भी कहीं ना कहीं उसमें सहयोग देना चाहिए। लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ, द मेडिकल ट्रीटमेंट इज चीपेस्ट इन इंडिया। आज जो चीज़ अमेरिका में यही चीज़ थी, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, कॉस्ट आपकी 10 टाइम्स है। यानी यहाँ के जो Tier 1 सिटी या Tier 2 सिटी में जो इलाज हो रहा है, वही इलाज यदि आप अमेरिका में करा रहे हो या यूरोप में करा रहे हो तो 10 टाइम्स कॉस्ट पड़ती है आपकी। मान लो 1 लाख यहाँ है तो वहाँ 10 लाख रुपया हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हमें समझनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि डॉक्टर और पब्लिक इसके बीच का जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए। जब ये विश्वास टूट जाता है तो क्या होता है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल भी ट्रीटमेंट देने में संकोच करते हैं। अरे कल को हम ट्रीटमेंट देंगे, पेशेंट कैसे करेगा। पेशेंटों को भी है, और मैं हमेशा, मैं तो मेरे बहुत लेक्चर में कहा है कि आज हर परिवार का जो डॉक्टर होता है उसको हर परिवार भगवान मानता है, कि वो आधी रात को जाके पेशेंट को देखता है, वो परिवार की ट्रीटमेंट करता है। तो जो आप जिसको भगवान मानते हो, अचानक वो शैतान कैसे बन गया। तो कुछ गलतफहमियाँ भी होती है जो भी समाज को रोकनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि समाज की जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ डॉक्टर साहब आप काम कीजिए, आप सही काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आप लोगों की तकलीफ़ समझिए, दर्द समझिए, उनका कीजिए। हाँ, सब क्या है, 5 अंगुल एक जैसी नहीं होती। क्या होता है, बीमार आदमी आता है, वो कोई बीमारी पैसे देख के नहीं आती कि ये धनवान है उसको बीमारी आएगी या गरीब को बीमारी आएगी। लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, सबको उसका सहयोग करके उसका इलाज होना चाहिए। पैसे के लिए किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। जैसा कि अभी देखने में आया, कोरोना काल के बाद जिस तरह एक सरकार भी हेल्थ सेक्टर पर जो फोकस किया है, जिसने काफ़ी, जैसे आप बता रहे हैं 95 जो बाहर से मंगवाते कॉस्टली आता था वो यहाँ पर बनने लगे तो सस्ता हो गया। तो कहीं आपको लगता है दो क्षेत्र, जब आप मोटिवेशन स्पीच देते हैं लोगों के सामने, युवाओं के सामने, तो 2 क्षेत्र ऐसे होते हैं जो एक शिक्षा और एक हेल्थ, इस पर सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति को फोकस करना चाहिए, वो सरकार हो चाहे भामाशाह हो चाहे आप जैसे बड़े व्यक्ति हो। तो ये 2 जो आपकी इकोनॉमी के फाउंडेशन को कैसे थे मजबूत करते हैं। तो कहीं आपको लगता है कि हमसे जो चूक है उससे हमें सबक लेके इन 2 क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा आगे ध्यान देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले हम कहते थे कि आवश्यकता किस चीज़ की होती है, रोटी कपड़ा मकान। अब ये 3 से काम नहीं चलेगा। आप रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिक नीड है। हर व्यक्ति का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको जो शिक्षा वो पाना चाहता है वो मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य उसका स्वस्थ रहे उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। नेचुरल प्राकृतिक जो आयु लेके वो आया है, वो आयु को उसको जीने का पूरा अधिकार है। एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन इलाज के अभाव में किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है कि सरकार को, समाज को, सबको मिलके एक साथ ये काम करना पड़ेगा। अभी मंजिल दूर है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन आपके बारे में कहते हैं, आपने जो एक शुरुआती जो दौर था उसको जब आप यहाँ देखते हैं और आज जब यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे। आपकी जो
आइडल जिसको आपने कहा मैंने भी आइडल थे, इसी को देख के मैं आगे बढ़ा हूँ, फिर आपने उन चुनौतियों का भी बहुत बेखूबी सामना किया है, तो आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे? देखिए शर्मा जी, मैं तो मैसेज आज यही देना चाहूँगा कि अभी हम आज तक के इतिहास के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी आज हमारे सामने है और हमारे युवाओं के सामने है, वो आज से 30-40 साल पहले नहीं थी। हर क्षेत्र विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में स्कोप ज़बरदस्त है। अपने में विश्वास रखो, सेल्फ बिलीफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। यदि ये दो मंत्र हम रखेंगे, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सफलता से आप वंचित रहोगे। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें, हर क्षेत्र में पूरा स्कोप है। उस क्षेत्र के जो भी व्यक्ति आपको लगे कि आपको रोल मॉडल लगे, और मैं हमेशा कहता हूँ अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जी, उनके पूरे सम्मान के साथ वो सबके रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन रोल मॉडल सबसे पहले हमें अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, हमारे आसपास में ढूंढना होगा। हमारे शिक्षक हमारे रोल मॉडल बन सकते हैं, हमारे माँ बाप हमारे रोल मॉडल होते हैं, हमारे भाई बहन हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। यदि आपके नज़दीक के व्यक्ति आपके रोल मॉडल हैं, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, मैं भी अचीव कर सकता हूँ। यदि हम दूर का सोच के रोल मॉडल का सोचेंगे तो लगेंगे अरे भाई, अमिताभ बच्चन तो कोई एक ही बन सकता है, सचिन तेंदुलकर तो कोई एक ही बन सकता है, लता मंगेशकर तो कोई एक ही हो सकती है। तो क्या करेंगे, हम अपने आप को रोक लेंगे, अरे मैं नहीं कर सकता, मेरे में क्षमता नहीं है। ऐसा नहीं, धीरे 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 क्षमता बढ़ती जाएगी, आपके रोल मॉडल भी बदलते जाएंगे। पहले ऐसे रोल मॉडल चुनो जिनको देख के आप प्रेरित हो रहे हो, जब उन्होंने अचीव किया तो आप भी अचीव कर सकते हो। मेरा हमेशा ये मानता है कि यदि सफलता चाहते हो तो नज़दीक में जो सफल व्यक्ति है वो क्या कर रहा है उसको फॉलो करो। समय पे उठ रहा है, समय पे सो रहा है, खाने का डिसिप्लिन है, काम का डिसिप्लिन है, बिना भी मतलब छुट्टियां नहीं ले रहा है, कोई गलत समय प्रसार नहीं कर रहा है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सफलता मिलेगी। खुद में विश्वास और हार्डवर्क, ये दो चीज़ें होती है तो मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। यहाँ खुद में विश्वास और हार्ड वर्किंग अगर आप करेंगे और अपने समय अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को देखकर जब आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, तो वो आपको रोल मॉडल के रूप में आपको नजर आएंगे और उनसे प्रेरणा लेकर आप निश्चित तौर पर अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी सफलता की मंजिल की ओर जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ये सोचेंगे हमारे आसपास वाले लोगों से हम क्या सीखे, हमें तो नरेंद्र मोदी से सीखना, हमें अमिताभ बच्चन, तब तक आप सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके माता पिता हो, आपके भाई बंधु, आपके रिश्तेदार हो, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनसे सीख कर ही आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। फिर आप चाहे रोल मॉडल किसी को भी आगे भविष्य में बनाएं, लेकिन आपकी सफलता के लिए आपको ज़रूरी है कि आप आसपास के लोगों से सीखें, अपने जीवन में जो आसपास जो आपके कार्य करें उनके से बहुत कुछ सीखें और उनसे को सीख के प्रेरणा लेके उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं राजस्थान टीवी के दर्शक मित्रों को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और खूब खूब आशा रखता हूँ कि जो भी दर्शक मित्र हैं, यदि एक व्यक्ति भी मेरे से प्रेरित होगा तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।